नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। 2024 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर रोज सियासी खबरों की भरमार रहती है और आज भी बहुत सारी पॉलिटिकल खबरें हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे। एक एक पार्टी की तैयारियों को लेकर के नई नई न्यूज आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की खेमे से क्या न्यूज है, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं, शुरुआत में उनका जिक्र कर लेते हैं। आज वीर बाल दिवस भी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में थे, जहां एक बड़ा भव्य आयोजन किया गया और हमारे साहिबजादों को याद किया गया। इस ऐसे ही कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में भी था, जहां पर योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। और बंगाल में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल भी हुए। कल रात 1 बजे वहां पर पहुंचे हैं दोनों, और बंगाल को लेकर के सियासी जो तैयारियां हैं उसको वहां पर वो देख रहे हैं। और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों की कुछ नई डिटेल्स आज हमारे पास आई हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। और इससे एक अंदाजा मिलता है कि जो भारत का चुनाव होता है कितना बड़ा चुनाव होता है और कितना पेचीदा चुनाव होता है, कितने स्तर पर पार्टी तैयारी करती है। और भारतीय जनता पार्टी खासकर 2014 के बाद से जिस तरीके से चुनाव जीतती आई है, कई किताबें लिखी गई हैं इस बात पर कि बीजेपी चुनाव कैसे जीतती है, बीजेपी चुनावी प्रबंधन कैसे करती है। हमारे पास उसको लेकर आज कुछ बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो जानने में बड़ी दिलचस्प हैं। कितनी लेयर पर काम किया जाता है, आपको जब आप सोचेंगे तो आपको हैरानी भी होगी। हमें लगता है कि बस नेता जो हैं वो रैलियों में भाषण देते हैं और काम हो जाता है जिसका होना होता है। उसके पीछे एक बहुत ब्रॉड प्लानिंग होती है। उसी प्लानिंग की कुछ बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। हमारे साथ मेहमान हैं आज की हमारी कहानी कुर्सी की चर्चा में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है आपका भी। समीर शोगांवकर साहब, समीर जी स्वागत। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर, जिनके जरिए आपको मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स देने वाला हूं। देवेंद्र, आपका भी बहुत स्वागत है। सब जानते हैं हम कि पीछे 2 दिन की एक बैठक भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष भी उसमें शामिल थे। इस बैठक की कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ 2 दिन पहले शेयर की थी। कैसे अलग अलग क्लस्टर बनाकर 5-5 सीटों का उनके प्रभारी नियुक्त करके फिर उस पर पार्टी जो है तैयारी करेगी। 160 ऐसी सीटें जो पार्टी नहीं जीती या जो कमजोर सीटें हैं उन्हें पहले से चिन्हित किया जाएगा, पहले से डिक्लेयर कर दिया जाएगा वहां का उम्मीदवार, ताकि वहां वो काम करे, जैसा भी विधानसभा चुनावों में हुआ। और इसके अलावा ABC कैटेगरी, जो विधानसभा चुनावों में एक फॉर्मूला हमने देखा था, मजबूत सीट, एवरेज सीट, कमजोर सीट, उस बिना पर एक प्लानिंग की जाएगी। और 50% वोट हासिल करने की तैयारी लोकसभा के चुनाव में है। और इससे अगर विपक्ष कोई संयुक्त उम्मीदवार सामने उतारता भी है किसी भी सीट पर, तो अगर आप 50% वोट के लिए लड़ने जा रहे हैं और अगर आप कामयाब हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सामने कोई कितने उम्मीदवार हैं उस बात से। तो देवेंद्र से ही हम लोग आज की कहानी कुर्सी की चर्चा की शुरुआत करते हैं। अलग अलग जगह पर अभी हमने तस्वीरें देखी बीजेपी के नेताओं की प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए। आज एक खास मौका है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे सार्वजनिक कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं देवेंद्र, रोज हम देखते हैं। खास जी आप बताओ, और खास जो माइन्यूट प्लानिंग की गई है 2024 की, उसमें हम क्या शेयर कर सकते हैं आज? और बीजेपी के काम करने का तरीका सौरभ इन 2 दिनों के बैठक के आधार पर फिर से समझें तो इसमें यह रहता है कि जैसे पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों के अध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री और प्रभारियों के साथ जो बैठक हुई और जो मंत्र दिया गया, जो प्लान दिया गया, उस प्लान के बाद ये जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो एक एक राज्य में जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के संगठन महामंत्री जो कि यहाँ दिल्ली आए थे, उनके साथ 31 से पहले एक बैठक हो जाएगी और उसमें इस पूरे प्लान का ब्यौरा उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद प्रदेश इकाई उसी काम को जिला स्तर पर करेगी और जिला स्तर के मार्फत ब्लॉक और बूथ तक आप अपने मैसेज को पहुंचा देंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये देखें आपकी, जैसे हम लोग कह रहे हैं बार बार कि 2024 का चुनाव, तो उस 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है उसको आप कह सकते हैं कि अब एकदम से टॉप गियर लगा दिया गया है। इसके पहले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, इसके पहले कि आप कैंडिडेट्स फाइनल करें, आपको चुनाव कैसे लड़ना है उसका पूरा खाका यहाँ से भेज दिया गया है। कैंडिडेट कोई भी हो, तंत्र आपका वैसे ही काम करेगा। जैसे लोकसभा प्रभारी और लोकसभा संयोजक बनाने का मकसद ही यही है कि ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट विशेष के चयन तक आप अपने अभियान को रोके रखें, बल्कि आप अपने अभियान को जोर शोर से करते रहें। जो कैंडिडेट आएगा वो उसमें फिट हो जाएगा खांचे में, बस इतना होगा। इसके अलावा बाकी बूथ लेवल तक, जैसे 1 लाख गांव तक तो सीधे किसान मोर्चा को पहुंचने को कहा गया है, और वो भी 40 दिनों के भीतर। और वहाँ पे वो बताएंगे कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया।
आगे का जो कुछ फीडबैक है वो भी आप बताएं, ताकि बीजेपी उसे अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर सकेगी। दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं उनसे कांटेक्ट करना, ब्लॉक के स्तर पर भी अपने प्रवक्ताओं को हर एक अपडेट देना ताकि लोगों के बीच वो जाएं। छोटे लेवल पे भी अगर आपको गठबंधन करना है तो उसके लिए टोली बनाना। सरपंच का भी कोई अगर चुनाव लड़ा हो, वो आपका विरोधी हो, तो उस तक रीच आउट करना अपने नीतियों कार्यक्रम के मार्फत, और कोशिश ये करना है कि उसको भाजपा में लेकर आया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपने जो भेजी, मैं पढ़ रहा था कि जो भी सरपंच तक का चुनाव लड़ा है हर उस व्यक्ति को टैप किया जाएगा और कोशिश तो होगी कि उसको पार्टी में शामिल कर लिया जाए। कितना ब्रॉड बेस होगा ये। बिल्कुल सौरभ, और उससे समझा जा सकता है कि अगर सरपंच के चुनाव लड़ने वाले, उसमें भी जीतने वाली बात नहीं कही जा रही है, चुनाव लड़ने वाले, यानी कि पब्लिक लाइफ में या तो चुनाव लड़ने वाला कोई हो या उस लेवल का कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो, उसको भी जोड़ने के लिए आपको अगर रीच आउट करना है तो संगठन ही उनके पास जाएगा। जैसे कोई बड़ा डॉक्टर हो, कि एडवोकेट हो, कोई प्रोफेसर हो, इस तरह के नामचीन लोग जिनका इन्फ्लुएंस रहता है सोसाइटी पे, उनको भी आपको शामिल कराना है। और जैसा कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि अगर गाँव के तक पहुँचने के लिए बीजेपी ने अपना प्लान इस तरह से चॉकआउट करके दिया है, तो उससे यह समझा जा सकता है कि पार्टी की इलेक्शन। अभी आपने जो बात कही उससे इन दिनों एक बड़ा वायरल है एक वीडियो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का, जिसमें वो कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि आपको लगता होगा कि डॉक्टर, एडवोकेट, बड़े बड़े जो हम लोग कहते हैं एलीट क्लास हमारे साथ जुड़ती है, हम लोग कोशिश करते हैं, ये हमको चुनाव जिताते हैं। बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आप लोगों की वजह से हम चुनाव नहीं जीतते। हम चुनाव जीतते हैं उन लोगों से जो स्लम में रहता है, हम उस व्यक्ति से चुनाव जीतते हैं झोपड़पट्टी में जो रहता है, वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देवेंद्र जो बता रहे हैं कि ये कितने ब्रॉड लेवल पर उस मतदाता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है। एक चीज हर्षवर्धन जी और देवेंद्र ने जो डिटेल भेजी उसमें कि आप आइडेंटिफाई करें बूथ। हम ये सोचते हैं चलो ये तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई ये सीट हम जीतते थे, ये हम क्यों हार गए, इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये हम कभी क्यों नहीं जीतते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। हर बूथ को इस तरीके से चिन्हित करने की बीजेपी की तैयारी है कि ये 2014, 2019 और उस इलाके में जो भी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ हो, इन तीनों में से आप कितने चुनाव जीते हैं। कोई एक भी नहीं जीते, दो जीते या एक जीते, तो आप हर बूथ को आइडेंटिफाई करके उसके लिए अलग प्लान करेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे 140 करोड़ के देश के अंदर ये कितना बड़ा अभियान होगा। हर्षवर्धन जी देखिए, जब अभी देवेंद्र बता रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, और आजकल चूंकि इसी तरह से जिसको हम कहें कि एकदम कारपेट बॉम्बिंग टाइप की होती है, कॉरपोरेट स्टाइल में राजनीति हो गई है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ इस तरह से हो गई है जैसे किसी बड़े होटल की चेन होती है, तो वहाँ के लिहाज से कुछ लोकल कस्टमाइजेशन तो हो जाता है। तो बूथ होगा, विधानसभा होगी, ब्लॉक होगा, तालुका होगी, जिला होगा, लेकिन ओवरऑल जो उस चेन का मेन्यू कार्ड है, जो टेस्ट आपको दिल्ली मुंबई में मिलेगा, वही टेस्ट आपको कोयंबटूर, कोच्चि और कश्मीर में भी मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी का एक नया, जिसको हम कहें कि राजनीतिक प्रबंधन की कुशलता का प्रमाण है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहीं किसी उत्तर प्रदेश के किसी शहर में हैं और वहां आपको लगे कि आप पार्टी एकदम से अलग चल रही हो। अब ये जो साम्य है, वही साम्य इस समय की नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी की कुशलता है। हर किसी को यह लगता है कि हमें कंपीट किससे करना है, हमें जो कंपीट करना है, जो बेस्ट कर रहा है। अब ये जो बूथ वाला मसला है, 1 बूथ 20 यूथ, ये युवा मोर्चा का आज से 2-3 दशक पुराना नारा है। संघ के लोग हर बूथ के बाहर पर्ची लेके बैठते थे। ये कम से कम 4 दशक पहले से तो बहुत प्रमाणिक तौर पर दिखता था कि बूथ पर दिखते थे, लेकिन क्या वो भी देख रहा है क्या ऊपर? मोदी शाह युग में वो जो बैठा व्यक्ति है, जैसे कोई सरपंच है, चुनाव हारा जीता होगा, तो वो चाहता है कि बीजेपी के साथ कनेक्ट करे, मोदी वाली भाजपा के साथ वो कनेक्ट करे। उस एस्पिरेशन को टैप करने की योजना है। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जरा सा भी उसमें लग रहा है तो उसको अपने पाले में ले आओ। दूसरा, चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी सही मायने में सर्व समाज की पार्टी हो गई। अब आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज स्वामी प्रसाद मौर्य कोई बयान दे तो उनको जवाब देने के लिए साक्षी महाराज है। आज ऐसा नहीं है कि जब आप किसी डिबेट में जाते हैं, जिस दिन धनखड़ जी के ऊपर वो हुआ और मिमिक्री का वो सब किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सारे चैनलों पर जो प्रवक्ता थे वो जाट प्रवक्ता थे। यानी आपके पास महिला लीडरशिप है, हर समाज की लीडरशिप है, जो बूथ पर वर्कर है उसको पता है किससे कहां कैसे कनेक्ट करना है। और अभी अगर इस तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है, तो निश्चित तौर पर
कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो तो अभी ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, पीएम होगा कि नहीं, होना भी चाहिए नहीं, वो इतने भ्रम में है और यहां पूरी तरह से आश्वस्त है। मुझे लगता है ये चुनाव उस जो हम कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट की एक नई कहानी लिखेगा और दुनिया के अलग अलग विश्वविद्यालय इसको शोध करेंगे। आपने कांग्रेस की बात की तो मैं बता देता हूं, आज कांग्रेस की भी कुछ नामों को लेकर के बैठक चलने वाली है, होने जा रही है। उसमें पंजाब, कश्मीर खास तौर पर ये राज्य हैं जिनको लेकर के, एक राज्य और इसको लेकर के बैठक करेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हालांकि हर प्रदेश के प्रभारी जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, उसमें बहुत कोई नए नाम जो है सामने नहीं आए, वो एक किस्म का आप रीशफल उसको आप जरूर कह सकते हैं, प्रभारी बदले गए और नए लगा दिए गए। टिप्पणी इस पे देखिए, अच्छी बात है, कोई भी पार्टी है प्रभारी नियुक्त करेगी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएगी, लेकिन प्रभारी कैसे नियुक्त हो रहे हैं? गांधी परिवार के दोनों बड़े चेहरे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। राहुल गांधी मनमोहन सिंह के समय में मंत्री बनने को तैयार नहीं थे। प्रणब दा लाख कोशिश करके रह गए, भाई कुछ तो सीख लो, चलो एक मंत्रालय रहेगा तो थोड़ा अनुशासन आएगा, स्थिर भाव में लंबे समय तक एक कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा वो सब सीखोगे ना, नहीं करना है। और अब प्रियंका जी का हाल देखिए, जब उनकी जरूरत थी कि देश के सबसे बड़े राज्य में वो खड़ी हो जाती, कहती कि हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया, अविनाश पांडे को प्रभारी बना दिया। मतलब आप एक तरह से समाजवादी पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर गए। आपके नेताओं की शक्ति, क्षमता अंदर से मैंने कांग्रेस के नेता से सवाल पूछा प्रोग्राम में कि भाई क्यों प्रियंका जी को आपने यूपी से हटा लिया या वो क्यों हट गई, तो उन्होंने कहा देखिए उनका कद बहुत बड़ा है, केवल एक राज्य तक हम उनको बांध करके नहीं रखना चाहते, उनकी अमित शाह से बड़ा है पूरे। भाई कांग्रेस पार्टी के लिए तो बहुत बड़े हैं वो, उनको लगता है कि इनकी जरूरत हमको पूरे देश में प्रचार के लिए होगी, तो इसलिए केवल यूपी की जिम्मेदारी उनके पास रहे, ये ठीक नहीं है। राहुल जी देखिए, ये तो बात साफ है कि जो भी हमने कांग्रेस में देखा है कि कभी भी वो ये नहीं चाहते कि किसी भी हार का ठीकरा जो है वो गांधी परिवार तक जाए या उन पर फोड़ा जाए, तो ये वो हरगिज़ नहीं चाहते हैं। लेकिन हम जो बीजेपी की फंक्शनिंग की बात कर रहे थे, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2004 के चुनावों में मैंने पहली बार देखा था कि बीजेपी ने एक वॉर रूम क्रिएट किया था प्रमोद महाजन ने, और उस वॉर रूम में बाकायदा कंप्यूटर्स लगाए गए थे। उसमें पहली बार एसएमएस, इंटरेस्टिंग होगा, अब तो एसएमएस महाजन के जमाने से मोदी शाह का जमाना, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो उसमें एसएमएस के जरिए मैसेजिंग करना, ईमेल के जरिए, तो पहली बार जो मॉडर्न वे ऑफ इलेक्शनिंग है या चुनाव लड़ना है, वहां पे पहली बार मैंने देखा था। उसके बाद से ये बढ़ता गया, और वो उस जमाने के लिए बड़ा रेडिकल चेंज होगा, बहुत रेडिकल चेंज था, और बार बार उसकी चर्चा होती थी इस वॉर रूम की कि आखिर किस तरह से सिस्टमैटिक तौर पर बूथ लेवल को देखकर, हर सीट का जो है वो देखकर जो है उसका एनालिसिस करके ये काम किया जा रहा था। उसके बाद से ये बढ़ता गया है, ना केवल बीजेपी में बढ़ा है, कांग्रेस में भी इस तरह की हुआ है कि हर सीट का सर्वे करवाना, वहाँ पर क्या समीकरण है उसका देखना। लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है इस मामले में बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, और जिस तरह से वहाँ पर इलेक्शन को लड़ने की तरीके या कोशिश की जाती है वो शायद कांग्रेस में उतना नहीं है। अब बीजेपी को भी ये मालूम है, देखिए ये बात बीजेपी के भीतर है कि 204 सीटें लगभग ऐसी हैं जिस पे बीजेपी को चैलेंज लगता है कि उनको चैलेंज मिल सकता है इन 204 सीटों। आपने 160 सीटों की बात की, बिल्कुल है, उसमें से 144 सीटें ऐसी है जो विपक्षी दलों के पास है, घटक दलों के पास है, और उसमें मेजर राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उसमें बाकी सब राज्य, तमिलनाडु और बाकी सब राज्य हैं। तो बीजेपी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से है कि किस तरह से इन सब सीटों पर जो बूथ वाइज है वो देख लिया जाए कि आखिर कहाँ हमारी कमजोरी है, ताकि उसको ठीक से जो है निपटा जा सके। क्योंकि जो 4000 का, जो 400 का आंकड़ा बीजेपी ने अपने लिए तय किया है कि 400 सीटें उन्हें जीतनी है, ये देखिए ये एक मुश्किल आंकड़ा है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आंकड़ा है। मैं इसको बाद में अगर हमारी चर्चा होगी तो मैं इसको, ये जो हमारे पास 5 विधानसभा चुनाव हुए इससे भी रिलेट करके आपको बताऊंगा किस तरह से वोटिंग हुई, किस तरह से बाकी सब चीज़ें हुई। लेकिन ये बहुत मुश्किल आंकड़ा है, बिकॉज बीजेपी को कई स्टेट्स में अपनी परफॉर्मेंस को बचाना है, जो उसने एकदम टॉप परफॉर्मेंस है उसको बचाना है, और कांग्रेस को उसमें सेध मारनी है। तो बीजेपी ये मान के नहीं चल रही है, से फॉर एग्जांपल कि यूपी है मेरे पास या गुजरात है, राजस्थान है, ये सीटें तो हम जीतते ही हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, आप दिल्ली है, आप हिमाचल है, बहुत सारे, हरियाणा है, इन सारों में उनको अपनी सीटों को बचाना है। यहाँ तक कर्नाटक अभी विपक्षी दलों के पास विधानसभा में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास है, और
बाद में बाकी जो दक्षिण अच्छा, भारत है उसमें नहीं है। हम लोग इस पर आगे और बात कर सकते हैं डिटेल में। समीर जी, लेकिन अभी आप लोगों को सुनने वाले बहुत सारे दर्शक ये सोच सकते हैं कि भाई आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, इतना कैरिस्मेटिक लीडर है, नरेंद्र मोदी की अपील काफी है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति है या नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाला व्यक्ति है, जिनकी संख्या करोड़ों में है, उनको ऐसे किसी खास प्लानिंग की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही आ जाएंगे नरेंद्र मोदी के वोट करने के लिए, फिर इतने तंत्र की क्या आवश्यकता है? समीर जी। नहीं, ऐसा रहता नहीं। किसी भी राजनीतिक दल के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति जरूर है, सबसे स्वीकार व्यक्ति तो जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसका संगठन और विस्तार करे, उसका वोट प्रतिशत और बढ़े, उसकी सीटें और ज़्यादा बढ़े और पिछले चुनाव से हर बेहतर प्रदर्शन हम कैसा कर सकते हैं ये तय करे। अब देखिए 2019 के चुनाव के पहले अमित शाह ने संपर्क फॉर समर्थन एक कैंपेनिंग शुरू की थी, जिसमें वो सबसे मिलने गए थे, फिल्म स्टार से मिलने गए थे, वो सेना प्रमुखों से जो रिटायर हो गए उनसे मिलने गए थे, कई खिलाड़ियों से मिलने गए थे, कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मिलने गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से 2019 तक क्या काम किया है उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया था, बुकलेट सबको सौंपी थी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने तभी सोच लिया था कि हमें समाज के हर वर्ग में जाना है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अभी मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के पहले भोपाल के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें सारे बूथ के लोग आए हुए थे। तो 10 लाख बूथों को कैसे मजबूत किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बहुत गहन विचार विमर्श किया, चिंतन किया, और पार्टी ये मान के चल रही है कि जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी के पास 10 करोड़ मेंबर है, वह 10 करोड़ मेंबर के दम पर 100 करोड़ लोगों को संपर्क कर सकती है। और पार्टी ने तय किया है कि 10 करोड़ सदस्यों के दम पर हमें 100 करोड़ लोगों तक 10 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, 100 करोड़ जनों तक हमें पहुंचना है। और उसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं कि 100 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को वहां तक पहुंचाना है, लाभार्थी वर्ग से हमें बात करनी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो योजनाएं किया जाए, डबल इंजन की सरकार है, वहां कैसा प्रदर्शन हुआ है वो जनता तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 5 सालों में, ये जो आपने कहा 10 करोड़ कार्यकर्ता 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट, पहुंचने का मतलब क्या, कैसे रीच आउट करना है? घर घर जाना है, बिल्कुल फोन पे बात करनी है, सारे तरीके से जितने भी पहुंचने के माध्यम है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो SMS के थ्रू हो, चाहे घर घर हो, चाहे मेरा गांव अभियान के थ्रू हो, या व्हाट्सएप के थ्रू हो, या महिला मोर्चा जाए, युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा वहां पर पहुंचे, स्थानीय संगठन पहुंचे, संघ के स्वयंसेवक जो है जमीनी स्तर का वो वहां संपर्क करें। 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि जिस दिन हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंचकर अपनी बात पहुंचा देंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी 55% वोट बैंक प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगी और हम 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि भाई किसी भी तरीके से 100 करोड़ लोगों तक पहुंचाया जाए। मुझे लग रहा है अब जब राम जन्मभूमि का 22 जनवरी को होगा, वो एक बड़ा कारण रहेगा कि जब वो अक्षत भी पहुंचाने वाले हैं और साथ में मोदी की योजनाएं भी पहुंचाएंगे, तो ये एक बड़ा टास्क है जिसे भारतीय जनता पार्टी संघ के साथ और अपने जमीनी कर्मचारियों के साथ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन एक किस्म से इसका मॉक टेस्ट हो जाएगा इस बिल का। बिल्कुल। अरे मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं देवेंद्र आपके पास, 2 हिस्सों में, कि अगर नरेंद्र मोदी हैं तो फिर इतने बड़े व्यापक तंत्र की और ऐसी माइन्यूट प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है? और दूसरा, ये जो 400 का नारा दिया गया है इस बार, पार्टी यकीन करती है क्या इसमें, या कहने के लिए? सौरभ, आपके पहले सवाल का जवाब लें अगर, तो उसमें ये रहता है कि हम लोग जैसे जिस रूप में मानकर देखते हैं किसी इलेक्शन को, बीजेपी का जो मौजूदा लीडरशिप है, चाहे PM मोदी की बात कर लें, गृहमंत्री अमित शाह की बात कर लें, वो लोग उसी रूप में उसे नहीं लेते। उसके सबूत के तौर पे आप देखें तो उनको ये लगता है कि ये चुनाव तो महज एक पड़ाव है अगला कदम आगे बढ़ाने का। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ एक बैठक की। उस बैठक में जैसे ही लोकसभा पे कुछ चर्चा हुई, उनका ये कहना था कि लोकसभा तो हम जीत चुके हैं, 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी स्ट्रेटजी मुझे बताइए कि उसमें क्या क्या करना है, और मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूं कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब सबको इस चर्चा में मशगूल है कि 2024 की तैयारी में जुटी है बीजेपी, वो साथ साथ आई कर रहे हैं 2025 के विधानसभा पर भी, और ये बाकी राज्यों में भी जहाँ जहाँ लोकसभा के 1.5 साल बाद चुनाव होने हैं उसकी तैयारियां भी अभी से चल रही है। तो ये एक सतत प्रक्रिया के तौर पे बात करते हैं, और बार बार वो लोग ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी इस मैसेज को देते हैं कि वो तैयार कर रहे हैं अगले 50 साल की बीजेपी को। जो मौजूदा ढांचा है उसमें जिस रूप में ऊर्जा दी जा रही है, जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव का सिलेक्शन, उसके पीछे आप सौरभ देखें तो क्या सोच थी? उसके पीछे बीजेपी की सोच ये थी, टॉप लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ, कि उनका ये मानना है कि जनसंघ जब बना था तो शुरुआती वोटर में यादव और बनिया कम्युनिटी थी, बाद मतलब उनकी जो मूल विचारधारा थी यादव उससे सीधे सीधे कनेक्टेड थे। बाद में बिहार यूपी जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के चलते वो अलग हो गए। ऐसे में बहुत आसान है उनको अपने पाले में खींचना, क्योंकि मूलतः वो हमसे जुड़े हुए हैं। इस सोच के साथ वो फैसला किया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसका 2024 से क्या लेना देना।
और उस विजन के तहत ही ये लोग इस काम को करते हैं कि पूरी की पूरी एक मशीनरी ऐसी हो, एक सेटअप ऐसा हो। गृहमंत्री अमित शाह तो बार बार ये कहते हैं कि मैं 51% का जो हमारा टारगेट था और सारे अपोजिशन हमारे खिलाफ यूनाइट हो जाएं, ये हम लोग चाहते थे कि इसी दौर में हो जाए, क्योंकि कभी ना कभी बीजेपी को ये झेलना था। तो अभी बीजेपी ये काम करे ताकि हमेशा के लिए बीजेपी के सामने कोई चुनौती ना रहे। इन 2 दिनों के बैठक में भी गृहमंत्री अमित शाह जब दूसरे दिन आए तो उनका यही कहना था कि इस बार की जीत ऐसी प्रचंड जीत हो ताकि विपक्ष 10 बार सोचे हमें चुनौती देने के लिए। तो जब आप उस मकसद से काम करते हैं तो तंत्र आपको ऐसा ही खड़ा करना रहता है और वही तंत्र आपको रिजल्ट भी देता है। इसमें कोई दौरा नहीं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता, उनका चेहरा बहुत बड़ी चीज़ होती है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन उस चेहरे को बूथ तक वोटर के मार्फत वो उसको थैंक्स कहलाना वोट के मार्फत, उस काम के लिए संगठन को ऐसा खड़ा किया जाता है। दूसरा सवाल सर क्या था आपका? 400 सीटें ये कहने की बात है या मानती है पार्टी? और टारगेट हमेशा आप बीजेपी का देखें तो बीजेपी टारगेट अपना थोड़ा बड़ा जरूर सेट करती है। जैसे अगर आप 50% का ही मार्क्स तय कर लें तो 50% का मार्क्स तय करेंगे तो उससे कुछ कमी आता है। तो बीजेपी का हमेशा हमने ये देखा है कि वो टारगेट एक बड़ा सेट करते हैं और न सिर्फ सेट करते हैं बल्कि उसके हिसाब से अपने कार्यकर्ताओं को उसी रूप में उत्साहित भी करते हैं, जोश भी भरते हैं। और वहाँ पर फिर क्या होता है कि जो मैक्सिमम इनपुट मिल सकता है पार्टी के वर्कर्स का, वो मिल जाता है। और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 400 का आंकड़ा ऐसा है जिसको अगर पूरी ताकत लगाई जाए तो मेहनत किया जाए तो अचीव किया जा सकता है। इन 2 दिन की बैठक में भी पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा यही कहा गया कि जहाँ जहाँ संभावित लग रहा हो कि ये वोटर हमारे साथ जुड़ सकता है, उसके लिए आप मेहनत करें। और सौरभ, एक दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जब सब कोई जीत के जश्न में मशगूल रहा होगा, बाहरी तौर पे कोई देखे तो बीजेपी का टॉप लीडरशिप अपने सभी सांसदों को ये बताने में मशगूल था कि आप भले ही चुनाव जीत गए हैं, जिन जिन बूथों पर आपकी हार हुई है उसका कारण बताएं, उसका फीडबैक दें और उसका समाधान का हम रास्ता बताएंगे आपको। तो अगर इस तंत्र से और इस सोच के साथ पार्टी काम मतलब एग्जाम में डिस्टिंक्शन जिस दिन आए रिपोर्ट कार्ड का दिन, उसी दिन अगली पढ़ाई के लिए बैठा दो, कौन सा सवाल तुम्हारा गलत हुआ ये देखो। और 1 महीने में मांगा गया था सौरभ कि 1 महीने के अंदर वो आप सारा बताएंगे कि आपकी जीत के बावजूद आप किन किन बूथों पे आपकी हार हुई है, कितने वोट से हार हुई है, उसकी वजह क्या थी। ये गैप कितना, हाँ आपने कहा, ये गैप कितना बड़ा है विपक्ष में की तैयारी में और बीजेपी की तैयारी में? हर्षवर्धन जी, एक मैं थोड़ा सा जोड़ दूं संदर्भ, चूंकि आपने कह दिया कि जिस दिन डिस्टिंक्शन मार्क लेके आओ उसी दिन पढ़ने को बैठा दो, तो अब हम नहीं जानते हैं, इसका मुझे आधार अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा था याद करने के लिए, लेकिन वो नहीं ध्यान में आ रहा है। फिर भी जो लोग सुनेंगे कहानी कुर्सी को उसमें से बहुत रिलेट कर जाएंगे। अब हिंदू धर्म में दीपावली होती है। दीपावली तो उत्सव का त्यौहार है, पटाखे जलाओ, रोशनी करो, दिया जलाओ। और हमें याद है बचपन से कि पिताजी कहते थे आज तो 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। पटाखा वटाखा जला के आते थे, सब कुछ करके आते थे, उसके बाद अगरबत्ती, और तब तक मोमबत्ती भी आ गई थी तो दोनों जल जाती थी। और जब तक वो है आप समझ रहे हैं, अगरबत्ती तो बड़ा टाइम लेती है, तो आप उतना पटाखा वटाखा फोड़ के आते तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अब ये हिंदू त्योहारों के साथ कब कहां कैसे आया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहने वाली पार्टी लगभग उसी मोड में है, ये तो साफ दिख रहा है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि क्या अंतर को लेकर चिंता इसीलिए है क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई देखो, अरे इनको तो 37% मत मिले, अरे ये देखो ये इतने लोग हैं इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी बुनियादी चीज है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी। उनका काम करने का तरीका यही है। और कई बार लोग कहते हैं कि तो झोला उठा के कहीं चले जाते हैं और वहां से झोला लेके चलते हैं तो पता चलता है कि क्या क्या जमा के गए हैं वो बाद में लोगों को समझ में आता है। त्रिपुरा उसका बड़ा उदाहरण रहा, हरियाणा उसका बड़ा उदाहरण रहा। देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हुए हम देखते हैं, और जब तेलंगाना में 2 मत प्रतिशत होता है तो लोगों को समझ में आता है कि कोई काम कर रहा होगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग वो अपने कमजोर जो लूप होल्स थे या नट बोल्ट जहां कहते हैं कि थोड़ी सी भी गुंजाइश थी, उसको टाइट कर लिया है मोटा मोटा। और ये जो 50% का लक्ष्य जिसको 2019 के लोकसभा से बार बार अमित शाह करें, उस तरफ बढ़ रही है। 400 बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन ये तो हर कोई मान रहा है और हम लोगों को भी दिख रहा है कि 300 सवा 300 के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में खड़ी है।